हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे। कॉपी बेसिकली कॉपी लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि कॉपी में आप क्या लिखते हैं, कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसी से आपके मार्क्स भी डिसाइड होते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आप बीएससी एग्जाम में कितने अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। टिप 1 देख लेते हैं। रीड क्वेश्चन पेपर थॉरली एंड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस व्हिच नो यू बेटर, प्रोबेबली द लॉन्ग क्वेश्चंस, कीप इन माइंड वर्ड लिमिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट। पहली टिप में क्या है, पहले क्वेश्चन पेपर को आपको थॉरली रीड करना है, अच्छे से रीड करना है। पढ़ते ही आपको तुरंत पैनिक नहीं होना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उसको लेकर नर्वस नहीं होना। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करना है, ये सभी को जनरली पता होता है। लॉन्ग आंसर्स आपको पहले करने हैं, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप शॉर्ट आंसर्स पहले करेंगे। अगर उसमें आपने ज्यादा टाइम डिवोट कर दिया तो लॉन्ग आंसर्स के लिए लास्ट में टाइम आपके पास नहीं बचेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स को बहुत ही लेंदी मैनर में लिखना रहता है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है। इस वजह से लॉन्ग आंसर्स को आप पहले करेंगे। ठीक, फिर आपको वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 50 वर्ड्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट नोट के आते हैं, दो दो नंबर के, वो 50 वर्ड्स में पूछे जाते हैं। जनरली स्टूडेंट जो टॉपिक उसको ज्यादा आता होता है वो 7-8 लाइन में भी लिख जाता है। तो 50 वर्ड्स में अगर आप 3-4 लाइन लिखेंगे तो वो मोर देन इनफ होगा। तो आपको कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा आता हो चाहे वो कम आता हो, आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना है। एक्सेस आप लिख देंगे, एक्सेस के आपको कोई भी एडिशनल नंबर नहीं मिलते, टाइम भी वेस्ट होता है। उतना ही टाइम, जो टाइम है वो आप अपने दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत जरूरी है और वर्ड लिमिट का भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका पेपर 3 घंटे का होता है तो सेक्शन वाइज अपने टाइम को आप खुद ही अपने माइंड में डिवाइड कर लेंगे कि आपको जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं 1 घंटे में आपको 20 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। फिर बचे हुए 1 घंटे में जो शॉर्ट वाले आते हैं वो करने, फिर आधे घंटे में बाकी क्वेश्चन करने। तो इस तरह आप टाइम डिवाइड करके जब पेपर में करेंगे तो कभी भी आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा और पेपर आपका कभी नहीं छूटेगा। ठीक, फिर टिप 2 के बारे में देख लेते हैं। राइट आंसर्स इन पॉइंट एंड डू नॉट यूज लॉन्ग पैराग्राफ्स, मेक श्योर यू राइट प्रिसाइजली। मतलब टिप सेकंड में क्या बताया गया कि आपको अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना है। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो इतना हौच पौच जाता है, इतना इरिटेटिंग लगता है। एग्जामिनर को एक कॉपी नहीं चेक करनी रहती, उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी रहती है। तो अगर उसकी मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा तो वैसे भी वो पूरा बिल्कुल भी नहीं रीड करता, इतना समय उन लोगों के पास नहीं होता। वो 2-3 लाइन स्टार्टिंग के, बीच के और लास्ट से ऊपर ऊपर देखते हैं। तो पैराग्राफ में वैसे भी आपको नंबर कम मिलेंगे, बहुत ज्यादा नंबर डिडक्ट होते हैं पैराग्राफ में। तो आप कोशिश करेंगे आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, और पॉइंट्स में लिखने के बाद भी आप प्रिसाइजली लिखेंगे। मतलब आपका एक पॉइंट ऐसा नहीं आपका एक पॉइंट 4 लाइन का हो, दूसरा पॉइंट भी 4 लाइन का हो, आपको 1 से 2-2 लाइन में लिखना है। 2.5 लाइन भी हो सकती है। इस तरह से आप 2 से 3 लाइन में पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। डजंट मैटर कि आपके पॉइंट्स कितने ज्यादा हो रहे हैं, आंसर अगर लेंदी है तो आप 10-12 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 15 पॉइंट भी लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप एक पॉइंट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट। इस तरह की आपकी कॉपी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, नीट एंड क्लीन लगेगी, और वो 1-2 पॉइंट ही पढ़ेगा, ऊपर से पॉइंट की स्टार्टिंग ही पढ़ेगा, बस वो जान जाएगा कि आपको आंसर के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज है कि नहीं है। तो पॉइंट वाइज लिखने के बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। आपको पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं यूज करने, कुछ ऐसे आंसर्स हैं जिसमें छोटे पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, तो आप छोटे पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी लॉन्ग पैराग्राफ का यूज आप नहीं करेंगे, उसमें बहुत ही ज्यादा नंबर का डिडक्शन होता है। फिर देख लेते हैं टिप 3 के बारे में। टिप 3, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मेक श्योर यू शुड नॉट यूज द ग्रीन एंड द रेड पेन और द स्केच। आपको एग्जाम में जो भी आप इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, जो जिसे कॉल्ड एज करके जो डेफिनेशंस होती हैं, उन सब चीजों को आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट का मतलब ये नहीं है आप हाईलाइटर लेके जाएंगे, आपको हाईलाइटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। रेड पेन, ग्रीन पेन और रेड और ग्रीन स्केच का भी यूज नहीं करना, सिंपल ब्लैक ब्लू पेन से आपको लिखना है। और आप ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं, जिस भी चीज को इंपॉर्टेंट आपको दिखाना होगा आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरह जैसे ही कॉपी एग्जामिनर के सामने आती है तो वो जितनी हाईलाइट चीजें होती हैं, सिर्फ हाईलाइट चीजों पर वो नजर डालता है और देखता है कि हाईलाइट चीजें ये आंसर्स की ही है, टू द पॉइंट आंसर का ही कंटेंट है, तो आपको फुल नंबर मिल जाते हैं। तो हाईलाइट उन्हीं चीजों को करें जो इंपॉर्टेंट हो, और हाईलाइट जरूर करें। ऐसा नहीं आपने पॉइंट वाइज लिख दिया तो आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, पहला तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, उसके बाद आपको हाईलाइट करना है, जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। कॉपी लिखने का पैटर्न ही यही होता है। इसी तरह यूपीएससी एग्जामिनेशन में, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जो कॉपी लिखी जाती है, इसी तरह वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज चेक करनी रहती है, उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, तो उसको जो कॉपी रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप राइटिंग भी अपनी अच्छी बना के रहेंगे। फिर टिप 4 देख लेते हैं। यूज हेडिंग्स एज मच एज यू कैन, मेक गैप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड हाईलाइट द हेडिंग्स विद ब्लैक स्केच। अब टिप 4 में क्या बताया जा रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का यूज करना है। मींस अगर कोई भी आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें जितनी ज्यादा हेडिंग हो सके आप जोड़े उसमें। जरूरी नहीं आपके आंसर्स में, आपकी कॉपी में नहीं था तो आप ना लिखें। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसमें आप मेरिट्स की हेडिंग डाल सकते हैं, यानी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की हेडिंग डाल सकते हैं, सिग्निफिकेंस की हेडिंग डाल सकते हैं, यूजेस की डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी पैरासाइट है आपके सिलेबस में, पैरासाइट है, वेक्टर्स है, इन सभी की लाइफ साइकिल आती है, तो लाइफ साइकिल का मैं पैटर्न बता चुकी हूँ कि किस तरह आपको लाइफ साइकिल लिखनी है। तो पहले आप सिस्टमैटिक पोजीशन हेडिंग डालेंगे, फिर हैबिट एंड हैबिटेट हेडिंग डालेंगे, फिर अकरेंस हेडिंग डालेंगे, फिर मेल इंसेक्ट, फिर फीमेल इंसेक्ट, फिर लाइफ साइकिल, फिर प्रिवेंशन एंड कॉजेज, फिर उसकी डिजीजेज, फिर उसका पैथोजेनिसिटी। इतने सारे सोच लीजिए हेडिंग्स हो गई। तो जब आप हेडिंग लिखते हैं तो बाहर से देखने में ही इतना अच्छा लगता है कि मेन हेडिंग पड़ी हुई, आपको डिटेल में जो टॉपिक है, जो आंसर है, उसके बारे में आपको नॉलेज है। तो आप हेडिंग्स का यूज करेंगे, और ये जरूर ध्यान रखेंगे वर्ड्स के बीच में आप गैप मेंटेन करके रहेंगे, क्योंकि जो बहुत लोग होते हैं बहुत ही पास पास लिखते हैं, उससे भी आपकी आंसर शीट बहुत हौच पौच लिखती है। तो दूर दूर लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, वर्ड्स के बीच में गैप मेंटेन करेंगे। आप एक्स्ट्रा शीट लेके उसमें भी आंसर्स लिख सकते हैं, तो कॉपी की तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप दूर दूर साफ साफ लिखेंगे, इससे आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा लगता है।
और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, उनको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन करेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर देंगे कि आंसर लिखते समय आपको ये सब काम नहीं करना। जैसे आपने आंसर 1 लिखा, आप आंसर 1 लिख रहे हैं, पूरा आप याद करके अच्छे से आए हैं, वो सब लिख रहे हैं आप, और एकदम से आप ब्लैक स्केच उठा के अंडरलाइन करने लगे इंपॉर्टेंट थिंग्स को, या फिर आंसर कंप्लीट होने के बाद अंडरलाइन करना, ये सब आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जब आप एक फ्लो में आंसर लिख रहे हैं और अगर आप बीच में आप रोक के कहीं अंडरलाइन करने लगे, तो मे भी आप आंसर वहाँ से भूल जाएँ। जब दोबारा याद करें तो आंसर ना याद आए तो आप आंसर जो फ्लो में लिख रहे हैं, वो आंसर लिखते जाइए, पूरा आंसर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद फिर सेकंड आंसर लिखने लगिए, थर्ड आंसर। जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट में बता चुकी हूँ कि सेक्शन वाइज अपने टाइम को आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो लास्ट में 5 मिनट आपके पास स्पेयर में जरूर बचेंगे। तो और जो स्पेयर में आपके पास 5 मिनट्स बचेंगे, उसमें आप अपने पेपर को रिवाइज कर सकते हैं, अपनी आंसर शीट को रिवाइज कर सकते हैं, और ब्लैक स्केच हाथ में लेके रिवाइज करिएगा। जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स दिखेंगी, ब्लैक पेन से आपने लिखा होगा, उन सभी को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आंसर्स के बाद लाइन भी खींच सकते हैं। तो वो जो आखिरी, ये सब काम आप आखिरी में करेंगे 5 मिनट में। आपको आंसर लिखते समय ये सब काम नहीं करना। मे भी आपके पास लास्ट में टाइम की शॉर्टेज हो जाए तब फिर, तो आप पहले आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया आपका टिप 4। टिप 5 है हमारी, मेक डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, इफ नॉट पॉसिबल यूज एग्जाम्पल्स। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी में ऐसे टॉपिक हैं जिसमें डायग्राम्स बन सकते हैं, और डायग्राम्स अगर नहीं बन सकते तो उसमें फ्लो चार्ट तो जरूर बन सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक आपके पास अगर आया एग्जाम में, तो अगर उसमें पॉसिबल है तो आप फ्लो चार्ट बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। अगर पिरामिड के क्वेश्चन आया है तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कम से कम 3-4 डायग्राम बना दीजिए। कोई अगर पैरासाइट के बारे में आया है, कोई अगर वेक्टर के बारे में लाइफ साइकिल पूछी गई, तब तो आप लाइफ साइकिल का ही डायग्राम बनाएंगे। लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाने के साथ साथ आप मेल इंसेक्ट, फीमेल इंसेक्ट का भी डायग्राम बना सकते हैं, कि दोनों आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे मेल और फीमेल इंसेक्ट को। ये भी डायग्राम आप बना सकते हैं। मोस्टली डायग्राम्स बन सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं बन सकते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स का यूज करें, ठीक है? ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया का नाम दे सकते हैं, कॉलरा का बैक्टीरिया का नाम दे सकते हैं, सैल्मोनेला टाइफी दे सकते हैं, ठीक है? सभी चीज़ें आप एग्जाम्पल्स में ऐड करें। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी लिख सकते हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बढ़िया नंबर स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए हो। आप ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स का, और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से करिएगा। थैंक यू।